1 साल और सिर्फ 1 साल, फिर कभी न खत्म होने वाला अंधेरा हो जाएगा। सभी को नमस्कार। कौन मुझे याद नहीं करता, मैं एलेक्स हूँ और उन्होंने मेरे जिंदगी के 365 दिन बख्श दिए। हे भगवान, ये समय कितना कम है। केवल 8750 घंटे मैं हरकत में नहीं था और मुझे इसके बारे में ना के बराबर हमदर्दी है, लेकिन ये बहुत कम था। लेकिन इस खास अंदाज ने मुझे हर दिन जीने का मौका दिया था जैसे कि ये आखिरी था। वायु जनित भारहीनता का दिन। मेरी सारी जीवन शैली, ब्रह्मांड और उस रहस्यपूर्ण जगह में मेरी हमेशा से उड़ने की इच्छा रही है। मुझे ये देखकर बहुत मजा आता है कि अंतरिक्ष यात्री किस तरह भारहीनता में उड़ते हैं। मेरा असंभव सपना भारहीनता के सभी आकर्षण महसूस कर रहा था। ये एक विडम्बना थी। कंपनी तक जिसने चरम खेलों में मेरी प्रतियोगिता को देखा, मेरे सपने और मेरी बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे बुलाया और अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे विमान के अंदर वजनहीनता की स्थिति महसूस करने की पेशकश की। हवाई जहाज में आमतौर पर मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे किया जा सकता है, लेकिन मैंने मौका नहीं छोड़ा। हम एक उड़ान के लिए सहमत हुए। उन्होंने एक उड़ान के साथ समय नहीं गवाया और बस अगले दिन मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि विमान में शून्य गुरुत्वाकर्षण बनाना कैसे संभव है। उन्होंने मुझे बताया, तकनीक है सरल। सबसे पहले एक विमान एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ान भरता है और फिर अचानक से इंजन को बंद कर देते हैं और बस विमान नीचे की ओर गिरता है। दोबारा इस कार्यवाही को दोहराया जाता है। उसी समय के आसपास जब जहाज नीचे गिर रहा होता है, तभी कॉकपीट में शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है। निर्देश दिए जाने के बाद हम एक विमान में सवार हो गए और वो उड़ान के लिए तैयार हुआ। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर मैं शांत हो गया। उस वजनहीनता की भावना से गुजरने की तैयारी कर रहा था जिसके बारे में मैंने हमेशा सपना देखा था। विमान हवा में उठा और अचानक हम सभी कॉकपीट में उड़ने लगे। ओह हे भगवान, ये ठीक वैसा ही है जैसा अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं। हाँ, मैं वजनहीन था, मेरा शरीर बहुत हल्का और मैं अच्छा महसूस कर रहा था। और ऐसे पलों में आप उड़ते हैं और तैरते हैं, ये एक यकीन न होने वाली बात है। कॉकपीट की सभी चीजें हवा में तैर रही हैं। वो किसी तरह का जादू था। ये कई बार दोहराया गया और फिर उड़ान खत्म हो गई और हम उतर गए। मैं विमान से उतर गया और मेरे खुशी के आंसू छलक गए क्योंकि मेरा वजनहीन होने का सपना सच हो गया है। मैं ये अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि ये मुमकिन हो सकता है, और वो भी बिना स्पेस फ्लाइट के। मैं बेहद खुश था। मैं जब घर वापस आया, मैंने अपने माता पिता और दोस्तों को बताया और वे मेरी कहानी सुनकर हैरान हो गए। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, हाँ, मैं सच में मर रहा हूँ। मैं बेकार में मरने का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मैं असल में हर दिन अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ और दुनिया का सबसे खुश आदमी बन सकता हूँ। हे, मेरा नाम एंड्रे है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक हॉरर मूवी का हीरो बना। 2 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए होम टाउन से कैपिटल सिटी गया। मुझे डॉर्मेट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं एक अपार्टमेंट को किराए पर लूं। मुझे एक सुटेबल अपार्टमेंट मिल गया और मैं उसमें अपने पेरेंट्स से अलग फ्री होकर रहने लगा। मैंने एक 2 रूम सेट किराए पर लिया जिसका किराया 1 रूम अपार्टमेंट से भी कम था। उस अपार्टमेंट में 2 कमरे थे, लेकिन मैं एक ही कमरा यूज कर सकता था क्योंकि दूसरा कमरा हमेशा लॉक रहता था और मालिक ने मुझे उसकी चाबी नहीं दी थी। मैं उदास था, लेकिन साथ ही बहुत उत्सुक भी था ये जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है। ये तो एक विश्वसनीय बात है कि अनजान चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कमरा क्योंकि बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं उसी एक कमरे को यूज करता था। दूसरे कमरे के बारे में तो भूल ही गया था। उस अपार्टमेंट में मैं पहली रात से ही ठीक से नहीं सो पाया। मैं पड़ोसियों से बहुत नाराज था क्योंकि वो सारा वक्त बिना रुके बातचीत करते रहते थे। 2 दिन तक ये चलता रहा और आखिर में मैंने सुबह उनसे ये मामला सुलझाने का फैसला किया। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ऐसा लगा मानो घर में कोई है ही नहीं। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने बातचीत सुनी थी। मैंने अपने अपार्टमेंट के मालिक से इस बारे में बात की और मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इस अपार्टमेंट में पिछले 2 साल से कोई नहीं रह रहा था। ये अपार्टमेंट बैंक का था
और वो इसे बेच नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रह रहा था तो फिर मुझे किसकी बातचीत सुनाई देती थी? ये आवाज ऊपर वाले पड़ोसियों की, जिसमें एक ग्रैंड पेरेंट्स कपल और जिसमें एक सिंगल ग्रैंडफादर रहते थे, उनकी नहीं हो सकती थी। वो यकीनन रात को सोते थे। मैंने एक फैसला किया था, ये पता लगाने का कि ये आवाज कहां से आती है। रात हुई और बातचीत फिर शुरू हो गई। मैंने सुनना शुरू किया। इन आवाजों को सुनकर मुझे ठंडा पसीना आ गया। ये आवाज अगले अपार्टमेंट से नहीं बल्कि उसी बंद कमरे से आ रही थी। मैंने ये सब हॉरर मूवी में बहुत बार देखा था और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे डरना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे अपार्टमेंट के ओनर को फोन करना था, जिसके लिए मुझे सुबह तक इंतजार करना था। सुबह होते ही ओनर को फोन करके कमरे से आती हुई आवाज के बारे में बताया। मुझे एक छोटा सा स्पष्ट जवाब मिला, अगर तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। ये तो स्पष्ट हो गया था कि मुझे उससे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं खुद ही उस कमरे का दरवाजा खोलकर पता लगा लूंगा। और मैं अपने आप को दरवाजा खोलने के लिए तैयार कर रहा था, मानो कि मुझे किसी जॉइंट को मारना हो। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मुझे वो पंडोरा बॉक्स खोलना ही था। जैसा कि मैं अपने आप की हिम्मत बढ़ा रहा था और तैयारी कर रहा था कि मैंने एक अजीब चीज महसूस की कि वो सब आवाजें अब खत्म हो गई थी। रात के 1 बज चुके थे और बातचीत की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तब मैंने पेपर क्लिप और स्क्रू ड्राइवर लेकर सावधानी से दरवाजा खोलना शुरू किया। ये काम मेरे बचपन में मेरे अंकल ने मुझे सिखाया था और आज ये मेरे काम आ गया। मैं दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर आ गया। कमरे में बहुत अंधेरा था और स्विच नहीं मिल रहा था। उसी क्षण बिल्कुल नजदीक से बातचीत सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और बिल्कुल नहीं हिला। मैं सोचता रहा कि मैं यहां क्यों आया, मैं अपने कमरे में सोया क्यों नहीं। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा था। अचानक से मैंने देखा कि मेरे कमरे में कोई आया है और मैं बहुत ज्यादा डर गया। किसी ने दरवाजा खोलना शुरू किया। मैं डर से बेहोश हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली और मैंने मेरे सामने मकान मालिक और बूढ़ी अम्मा को देखा। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं बेहोश हो गया था और उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाई। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई और उन बूढ़ी अम्मा ने बताया कि उन्हें नींद में बातें करने की आदत है और वो इसी कमरे में रहती थी। उन्होंने अपना कमरा बंद रखा था ताकि उन्हें मिलने कोई ना आए। सुबह जल्दी बाजार जाती थी और मेरे घर पहुंचने से पहले ही वापस आ जाती थी। उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इस कारण से अपार्टमेंट में नहीं रहूंगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मेरी उत्सुकता और फैंटेसी ने एक टीम बनाकर मेरे साथ काम किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलीना है। मैं 16 साल की हूँ। 6 महीने पहले मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। मैं 12वीं मंजिल से कूदने वाली थी क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं 10वीं क्लास में थी और मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी जो मेरे ही स्कूल की 11वीं कक्षा में था। मेरी कक्षा के बच्चे बहुत बदतमीज थे और वो अक्सर मुझे छेड़ते रहते थे। पहले तो मैंने सब कुछ मजाक में लिया, लेकिन एक दिन एक लड़के ने सारी हदें पार कर दी। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सीधे जाके सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया। और फिर बिना कुछ सोचे समझे मेरा बॉयफ्रेंड मेरी क्लास में आ गया और उनके बीच लड़ाई हो गई। अचानक उसी वक्त वहाँ पे हेडमास्टर आ गए। हेडमास्टर ने उन दोनों को ऑफिस में बुलाकर स्कूल से निकाल दिया। मैं पूरी रात रोती रही, फिर अगले दिन स्कूल गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इससे भी बुरा कुछ होने वाला है। मेरे सहपाठियों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मेरे बारे में इंटरनेट पर उल जलूल बातें लिखनी शुरू कर दी। मुझे मैसेजेस करने लगे कि वो सब मुझसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि मैं स्कूल छोड़ दूं। उसके बाद मुझे स्कूल में बेइज्जत किया गया और मेरे परिवार के बारे में भी उल जलूल बातें करने लगे। मेरे बारे में दीवारों पर बुरा भला लिखने लगे। हर रोज जब मैं स्कूल से घर वापस आती तो रोती ही रहती।
क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बता सकती थी। मुझे लगता था कहीं चीजें और खराब ना हो जाएं। एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे मैं खिड़की की तरफ देख रही थी और मुझे ख्याल आया कि सारी परेशानियां एक ही बार में खत्म हो सकती हैं। अगले दिन स्कूल से वापस आने के बाद मैं अपनी छत पे गई और मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी परेशानियों को 1 सेकंड में खत्म कर दूंगी और मैं 12वीं मंजिल से कूदने के लिए तैयार हो गई। उस दिन घर पे कोई नहीं था। मैंने अपने मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखी, अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, आई लव यू और मुझे माफ करना। फिर मैं खिड़की पर चढ़ गई और नीचे देखकर रोने लगी। मुझे मालूम था कि मेरे पास एक यही मौका था सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का। पर आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जीना चाहती थी। मैंने जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी को चुना। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं खिड़की से नीचे उतरी, अपने आंसू पोंछे, चिट्ठी फाड़ी, मैसेज डिलीट किया क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सोचना शुरू किया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए और मैंने फैसला किया कि मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगी। बिना देर किए ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दी। अब जाहिर सी बात कि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया कि दूसरे स्कूल में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है। कुछ दिनों के बाद मेरा स्कूल में ट्रांसफर हो गया। शुक्र है भगवान का कि मेरे पापा की अच्छी जान पहचान है और पिछले 6 महीने से मैं यहाँ हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे स्कूल और अच्छे दोस्त हैं। मैं आज भी उन पलों को याद करती हूँ जब मैं उस खिड़की के किनारे पर खड़ी थी। अब मुझे एहसास होता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अगर आपको लगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है तो समझ लो कि आपके पास मौका है और भी मजबूत बनने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माशा है। शायद सबके जीवन में ऐसी लव स्टोरी होगी कि वो ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो अलग शहर में रहता है और एक ऐसे मोड़ पे आके उनका रिश्ता खत्म हो जाता है जब उनका प्रेमी उन्हें बताता है कि वो गे है। मैं 14 साल की थी जब मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे सारे दोस्त बड़े बचकाने से थे और इसीलिए मैंने एक ऐसे लड़के से बात करनी शुरू की जो मुझसे 3-4 साल बड़ा था। और फिर मैं ऐसे आदमी के साथ प्यार में पड़ गई जो 40 साल का था और मैं सिर्फ 14 साल की। अब पता नहीं इसे प्यार कहूँ या कुछ और। मैं और मेरी हर दोस्त हर वीकेंड पर क्लब्स में जाते थे। छोटी उम्र के लड़के हम पे चांस मारते रहते थे लेकिन हम उन्हें भाव नहीं देते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे पास आया और कॉकटेल पेश करने लगा। हमने उसे मना नहीं किया। वो बहुत ही सुंदर और हैंडसम था। शायद उसने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया था। सच कहूँ तो मैं इससे पहले बहुत से बड़े लड़कों से मिली थी लेकिन मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है। मुझे पता था कि वो हमें लिफ्ट ऑफर करेगा और वही हुआ। जब हम उसकी कार के पास पहुँचे तो मैं दंग रह गई। वो बहुत महंगी कार में था। मैं जानती थी कि वो क्या करता है, उसने कैसे इतने पैसे कमाए। उसकी कार में बैठने के बाद हम सोचने लगे कि वो किसे पहले छोड़ेगा। मेरी अन्य दोस्त का घर पास में ही था तो हमने सोचा कि उसे पहले छोड़ दे। भगवान ही जानते हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और मुझे इस बात की भी कोई शर्म नहीं थी कि वो उम्र दराज था। उस रात के बाद हम दोनों ने मिलना शुरू कर दिया और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मैंने अपने मम्मी पापा को इगोर के बारे में नहीं बताया। ओह, मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गई। उसका नाम इगोर था। मैंने अपने माता पिता को इगोर के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि वे इस खबर को गलत तरह से लेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मैंने उसे स्कूल के बाद मुझसे नहीं मिलने के लिए कहा, जो कि बहुत संदिग्ध हो सकता है। हम अपने रिश्ते को छुपा के रखने की कोशिश कर रहे थे। पहले महीने सब कुछ सही चल रहा था। हम कार में घूमते थे, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे। उसने मुझे कुछ कपड़े और जेवर भी दिलाए थे। इगोर ने मेरे लिए सब कुछ किया। फिर 6 महीने बाद वो एकदम से बदल सा गया। हम हफ्ते में एक बार मिलने लगे। उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और कॉल बैक भी नहीं करता था। मुझे एहसास हो गया था कि हमारी लव स्टोरी बस खत्म होने ही वाली है। हमारी प्रेम कहानी खत्म होने से पहले ही एक नई कहानी शुरू हो गई। मैं हर दिन बीमार रहने लगी। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। मुझे घर पे ही रहना पड़ा। मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए कि कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, लेकिन ये कुछ और ही था।
मैं गर्भवती थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे माता पिता समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है और मैं जितनी हैरान थी उतने ही हैरान वो भी थे। वे तुरंत मुझसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने सवाल किया कि कौन है वो। मैंने जवाब दिया मुझे नहीं पता। अगर मैं उनको इगोर के बारे में बता देती तो वो उसे जेल में डाल देते और मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तय किया कि मैं सबसे पहले इगोर से बात करूंगी और फिर हम मिलके तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है इस बार हम हर बार की तरह रेस्टोरेंट में नहीं मिले। हमने उसकी कार में ही बात की। मैंने उसकी आंखों में देखा और ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जैसा कि मैं पहले महसूस करती थी। और उसके जवाब ने तो जैसे मेरी जान ही ले ली। उसने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरा पीछा छोड़ने के लिए। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो। उसने मुझे बताया कि उसका एक परिवार है, एक बीवी है, 2 बेटियां हैं। मेरी आंखों में से आंसू आ गए और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसकी कार से उतरकर वहां से भाग गई। जल्दी मैंने अपना गर्भपात करवाया और उसके बाद मैं इगोर से कभी नहीं मिली। अब मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। मेरा एक खुशहाल परिवार और एक प्यार करने वाला पति है। अब सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपको हर रिश्ते में सावधान रहना चाहिए। एक दिन आपको भी बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलेगा और आप संतुष्ट हो जाओगे। अपनी गलतियों को वहीं तक सीमित रहने दो जब आपने उसको किया था।